हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ईपीएफ और ईएसआई नॉलेज फॉर अकाउंटिंग। हम आज बात करने वाले हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी पीडीएफ के ऊपर पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, व्हाट इज ईपीएफ। ईपीएफ क्या होता है। तो दोस्तों, ईपीएफ मींस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। और क्या होता है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड? इज द फंड, है ना, द पर्पज ऑफ विच इज टू प्रोवाइड किसको, एम्प्लॉइज, किसके साथ, विद द लंप सम पेमेंट एट द टाइम एग्जिट करता है, कहां से, फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसी पेमेंट, है ना, जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराई जाती है जब वह ऑफिस छोड़ता है। दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम पेंशन फंड, ये पेंशन फंड से डिफरेंट होता है। विच हैव एलिमेंट्स ऑफ बोथ lump sum as well as monthly pension payment. Employees save fraction of their salary every month under EPF scheme. ठीक है, it is very good platform for saving the portion of salary that can help employee in the event emergency or upon retirement. Every employer with is 20 employee is required to law register with the EPFO. मैं समझाता हूं दोस्तों, होता क्या है। ईपीएफ आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम अपना काम छोड़ते हैं लास्ट में, तो क्या करती है कंपनी, हमें हर महीने पैसा जमा कराती रहती है हमारा, और लास्ट में जब हम छोड़ते हैं उसके लगभग 45 दिन बाद हमारा ईपीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कंपनी के ऊपर कब एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप तो अकाउंटिंग का नॉलेज लेने जा रहे हो, तो अकाउंटेंट की तरह सोचोगे ना, तो कब लागू होता है। तो दोस्तों, कंपनी के ऊपर ईपीएफ तब लागू होता है जब आपकी कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉय से ऊपर हो जाते हैं। यदि आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए तो आपको अपना ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपकी कंपनी हो, चाहे शॉप एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कराना पड़ेगा भैया, उसका ईपीएफ जमा कराना पड़ेगा, है ना। और एक चीज और, आपके एम्प्लॉय की संख्या 15,000 से सैलरी सभी की नीची है, तभी 15 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं व्हाट इज यूएएन। यूएएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंटिंग नंबर। ये क्या होता है, ये दोस्तों यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मतलब यूएन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ईपीएफओ। यूएन नंबर इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड बाय ईपीएफ नंबर। ठीक है, यूएन नंबर अलाउ करता है ए मेंबर टू व्यू हिज और हर ईपीएफ अकाउंट्स विद करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉय के साथ। विद ए सिंगल नंबर ए मेंबर कैन इनिशिएट कर सकता प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ओल्ड अकाउंट्स एंड ट्रांसफर कर सकता बैलेंस को दूसरे अकाउंट के अंदर। यूएन नंबर नीड टू बी एक्टिवेटेड। ठीक है, यूएन नंबर, मेंबर आईडी, पीएफ अकाउंट नंबर, देयर टू डिटेल्स आर मैंडेटरी यूएन एक्टिवेशन। मैं समझाऊं इसको, क्या होता है यूएन नंबर मतलब, है ना, एक कंपनी ने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उसे क्या मिलता है, ईपीएफ नंबर मिलता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब क्या करता है वो, जैसे उसके पास 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो वो क्या करेगा, उन एम्प्लॉय को रजिस्टर करता है उनके ऊपर, है ना, ईपीएफ की साइट के ऊपर। तो वहां से यूएन नंबर जनरेट होता है जो पर एम्प्लॉय के लिए होता है। जैसे हम एम्प्लॉय कोड नहीं होता कंपनी के अंदर, वैसे ही ईपीएफ के अंदर ईपीएफ कोड होता है जिसे यूएन बोलते हैं। ठीक है, और यूएन किसको दिया जाता है, हर एम्प्लॉय को दे दिया जाता है उसका। जैसे बैंक अकाउंट नंबर नहीं होता दोस्तों, वैसे होता है, और बैंक अकाउंट की तरह ही होता है एक तरह से यूएन नंबर, है ना। हर पर्सन का यूनिक होता है। आप उसे दूसरे कंपनी में जाते हो तो वही यूएन काम में ले सकते हो। एक बैंक अकाउंट खुल चुका आपका, उसमें पैसा जमा होना है हर बार, ठीक है, सरकार के पास। ठीक है, आप दूसरी कंपनी में गए, वहां पे वो यूएन नंबर दे दिया तो आपका पैसा वहीं पे जमा होने लग जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से यूएन नंबर आप समझ गए होंगे। ठीक है, हु डिडक्ट ईपीएफ, कौन काटता है, एम्प्लॉयर काटता है और सरकार को जमा करा देता है। कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ इज डन किसके द्वारा होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों का आधा आधा हिस्सा मिला के सरकार को जमा करा दिया जाता है। ठीक है, अब आता कंट्रीब्यूशन, कितना कितना परसेंट जाता है। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि कितना परसेंट एम्प्लॉयर जमा कराएगा और कितना परसेंट एम्प्लॉय। तो सीधी सी बात, इसको बिना पढ़े बताऊं तो भी पहले पढ़ देता हूं तो आपको थोड़ा सा चीज क्लियर हो जाएगी। द कंट्रीब्यूशन, है ना, पीएफ का कंट्रीब्यूशन पेड बाय किसके द्वारा होता है, एम्प्लॉयर द्वारा होता है
इज कितना 12%, किसका, बेसिक वेजेज, है ना। और ये वाला पार्ट तो छोड़ ही दो आप, क्यों, क्योंकि सर ये पार्ट, वन सेकेंड, ये पार्ट है ना प्राइवेट कंपनियों पे लागू नहीं होता, पब्लिक कंपनियों को ही मिलता है। ये इन्फ्लेशन के कारण होता है। डीए डीए हमारा होता नहीं, तो बेसिक पे ही निकालते हैं हम हमारी प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। अब ठीक है, ओके। फिर प्लस रिटेनिंग अलाउंसेंस वगैरह कोई रोक के रखा, वो हो सकता है। एंड जैसे होता है ना यार, एरियर वगैरह से रिलेटेड हो गया, है ना, ये चीजें होती है, शामिल होती है पीएफ में। एन इक्वल कंट्रीब्यूशन इज पेबल बाय द एम्प्लॉय ऑल्सो। और कितना, इक्वल हिस्सा, दोस्तों इक्वल हिस्सा ही, जितना तुम जमा करा रहे हो ना उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी जमा कराएगा दोस्तों। मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि आपका मन किया आपने, यार एम्प्लॉयर भी मेरे बराबर ही जमा कराएगा तो क्यों ना मैं 5,000 मैं जमा करा दूं, 5,000 एम्प्लॉयर कराएगा, तो ऐसा नहीं होता। 12% मैक्सिमम होता है दोस्तों, 12% मैक्सिमम होता है। 12% आपका एम्प्लॉयर जमा कराएगा और 12% आप जमा करोगे, ठीक है। और एज ए अकाउंटेंट समझ रहे हो, तो आप कंपनी के अंदर 12% एम्प्लॉय का काट लोगे और 12% एम्प्लॉयर आपकी कंपनी में से लेके जमा करा दोगे। तो प्रेजेंट रेट कितनी है कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना जाता है, 12% ईपीएफ के अंदर जाता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33% तो पेंशन के अंदर जाता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना होता है, 1250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रेफर नोट फॉर, छोड़ो इसे। और 3.67% किसके अंदर जाता है, उसका पीएफ के अंदर जाता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 3 और 8.33, ये 12%, इसका हो गया 24% होगी। अब जो आजकल रेट है ना दोस्तों, ये 0.5% इडली चार्जेज होता है जो गवर्नमेंट की जेब में जाता है, और ये 0.5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ये भी गवर्नमेंट की। तो मतलब क्या हो गया दोस्तों, 25% टोटल जमा कराना होता है, जिसमें से 12% कौन जमा कराएगा, एम्प्लॉय, 12%, 13% कौन कराएगा, एम्प्लॉयर, जिसमें से 12% तो एम्प्लॉय के खाते में चला जाएगा, 1% है ना, 13 का 1% वो सरकार के खाते में चला जाएगा, फालतू का पैसा, ठीक है। जो परसेंटेज कैलकुलेटेड बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस के ऊपर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ईपीएफ। आई थिंक, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, जो कि 1948 के अंदर एक्ट रजिस्टर्ड हुआ था। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मतलब ईएसआई इज ए स्कीम कमेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑफर करने के लिए, समझना, मेडिकल, मॉनेटरी एंड अदर एडवांटेज टू वर्कर्स, ठीक है। ये मेडिकल से रिलेटेड होती है भैया। जैसे ईएसआई के अंदर रजिस्टर करवा लोगे ना, तो आपकी बड़ी सिटी है, तो दोस्तों इसका फायदा ये होता है कि कुछ हॉस्पिटल है जैसे जो ईएसआई के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आप वहां से आपका ईएसआई कार्ड बनता है और आप वहां पे जाके अपना इलाज वगैरह करा सकते हो फ्री में, ठीक है। पर मुश्किल होता है यार दोस्तों, पर जमा तो कराना पड़ता भैया, गवर्नमेंट कंप्लाइंस है। ईएसआई इज मैनेज्ड बाय एन ऑटोनोमस अथॉरिटी, किसके द्वारा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये इसको क्या करती है, गवर्न करती है। विच लाई अंडर द जुरिडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के इसके अंदर काम करती है। ये ईएसआई एक्ट अप्लाई किस किस के ऊपर होता है, किन कैटेगरी की फैक्ट्री, एक तो किन कैटेगरी के ऊपर होता है, जो देखो एक तो हो गया हमारी फैक्ट्री, है ना, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा चेंज कर ले। एक तो फैक्ट्री के अंदर, एक है ना, एंड एस्टेब्लिश इन द इम्प्लीमेंट एरिया, कौन से, जो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज है, किसका काम करती है, पावर एंड एम्प्लॉइंग 10 से ज्यादा मोर पर्सन यूज करती है, ठीक है, यूजिंग पावर, ठीक है। नॉन सीजनल फैक्ट्री यूजिंग पावर को, है ना, एंड एम्प्लॉय जिसके कितने हैं, एंड एम्प्लॉय 10 से ज्यादा, पावर वाली कंपनी फैक्ट्री होती है ना, उनका 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं, उनको है ना भाई ईएसआई जमा। मैं बताता हूँ दोस्तों फैक्ट्रियों के ऊपर क्यों लगाया गया है, 10 के ऊपर ही, है ना। और अदर कंपनियां होती है ना, जो ट्रेडिंग वगैरह की कंपनियां होती है कोई भी, उनके ऊपर 20 एम्प्लॉय पे। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि फैक्ट्रीज के अंदर है ना मशीनें चलती है, उनपे रिस्क काफी ज्यादा होती है एम्प्लॉय को चोट पहुंचने की, तो उससे ईएसआई का कार्ड होने के कारण उनको बड़ा इलाज भी होगा ना, तो इजीली उसके अंदर हो जाता है। बाकी पैसा तो फालतू ही जाता है दोस्तों सरकार के पास ही। नॉन सीजनल एंड नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर, ठीक है।
ये जो नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्री है ना, उसके ऊपर 20% जो मैंने बताया। और यदि और उसका देयर मंथली वेजेस डज नॉट एक्सीड, और जिनका एम्प्लॉय का मंथ मतलब सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं है, टोटल सैलरी है दोस्तों, यहाँ पे टोटल सैलरी, यहाँ पे बेसिक नहीं है। पीएफ में बेसिक होती है, यहाँ पे टोटल सैलरी होती है। टोटल सैलरी 21,000 रुपए से जो है ना, वो आपकी उससे ज्यादा नहीं है, तब उसका ईएसआई काट के जमा कराओगे, ठीक है। यदि है तो कोई जरूरी नहीं है भैया। इट्स वन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय डिडक्ट दीज कंट्रीब्यूशन ईयर्स विद 15 15 डे। मैं बताता हूँ क्या है दोस्तों ये। जो भी पैसा काटा आपने ईपीएफ और ईएसआई का, वो 15 दिन के भीतर भीतर आपको सरकार को जमा कराना पड़ेगा। अब किन किन के ऊपर लागू नहीं होता, मैंने बताया 21,000 से ऊपर जिनकी अर्निंग है, सैलरी जिन एम्प्लॉय की 21,000 से ऊपर है, उनके ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि आप ईएसआई जमा कराओगे। या कोई डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसकी सैलरी 25,000 से ऊपर है तो उसके ऊपर भी नहीं है। और महाराष्ट्र चंडीगढ़ के अंदर थ्रेश होल्ड इज स्टिल 20 एम्प्लॉय एंड 10 एम्प्लॉय इन द केस, ठीक है, ये छोड़ दो, ठीक है, ऐसे ही है स्टिल। देखो ये महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़, द करंट थ्रेश होल्ड फॉर कवरेज इज स्टिल 20 एंड 10 एम्प्लॉय इन द केस और अदर्स, ठीक है, ये छोड़ो, ऐसे ही, वो तो नॉर्मली है। तो आई होप दोस्तों वीडियो समझ आ गया होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।